सर मुझसे आते हुए मेरी पत्नी ने पूछा कि आज कवि सम्मेलन के लिए कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा आज मैं औरंगाबाद अपने साधु के यहाँ जा रहा हूँ। उसने कहा साधु, पर औरंगाबाद तो मेरी कोई बहन रहती ही नहीं। मैंने कहा देखिए आज मैं रिश्ते में साधु के यहाँ नहीं जा रहा हूँ। मैं जिस प्रकार हम हास्य कवि, हम हास्य कलाकार अपनी बातों से, अपने चुटकुलों से, अपने जोक से लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाने का काम करते हैं, ठीक उसी प्रकार पिछले कई वर्षों से रोटरी क्लब भी गरीब तबके के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम करता है। वाह भाई, बहुत अच्छे समझे। और इससे ज्यादा मैं आप लोगों की चापलूसी नहीं कर सकता। भाई बढ़िया बढ़िया। हमारी किसी बात का आपको बुरा ना माने, और बुरा मानोगे तो देखो हमारा क्या बिगाड़ लोगे, पेमेंट हो चुकी है। तो बस यही मस्ती थोड़ी देर जी। देखिए जितनी देर हम आप लोगों के बीच हैं, ये मस्ती हम आपसे चाहते हैं, क्योंकि हमारे आने का उद्देश्य क्या होता है, हम लोग आपके बीच आते क्यों हैं कि आपकी जिंदगी से टेंशन चुराने आए हैं। आपकी जिंदगी से टेंशन चुराने आए हैं। बड़ी खूबसूरत है ये दुनिया, बस ये बताने आए हैं। आपकी जिंदगी से बहुत अच्छे। जिन 2-4 लोगों ने तालियां बजाई है वो भी रहने दो। बस कि आपकी जिंदगी से टेंशन चुराने आए हैं। बड़ी खूबसूरत है ये दुनिया, बस ये बताने आए हैं। बड़ा दुख होता है सुबह लोगों को नकली हंसी हंसते देख। आप पार्क वार्क में जाते हैं साहब, वहाँ लाफ्टर थेरेपी होती है। हिंदुस्तान में जहाँ कण कण पर हास्य विद्यमान है, वहाँ पर अगर लाफ्टर थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है तब जाकर कवि को कहीं लिखना पड़ता है। बड़ा दुख होता है सुबह लोगों को नकली हंसी हंसते देख। जरा खुलकर साथ देना हमारा, हम तुम्हें असल में हंसाने आए हैं। हम तुम्हें असल में हंसाने आए हैं। बहुत अच्छे। देखिए मेरा पूरा काव्य पाठ जो है हिंदी में रहेगा, क्योंकि अंग्रेजी हमारे हरियाणा में रात 8 बजे के बाद बोली जाती है। तो ये भी कौन से इंग्लैंड से आ रहे हैं? नहीं सर, इनके यहाँ गुजरात में तो दारूबंदी है, नशाबंदी है, इसलिए ये जुगाड़ भी करते हैं। महाराष्ट्र में ही है ये। क्या जी? अभी तो महाराष्ट्र में है। अभी इसलिए महाराष्ट्र में किया गया, नहीं गुजरात में कर लेते हैं लोग। देखा, दुखती नस पे हाथ रख दिया। ठीक है, 10-15 मिनट आपके बीच हूँ, फिर उसके बाद हम संजय झाला जी को सुनेंगे। उनको सुनने के लिए मुझे याद है सर, मैं आपको सुनने के लिए सामने बैठकर सुनता था। आप हमारे शहर में आए थे, मैं हरियाणा के छोटे शहर जिसमें रहता हूँ, वहाँ हमारे स्कूल में कवि सम्मेलन हुआ था। वहाँ सर को मैंने सुना था, सामने बैठकर सुना था। और आज मैं नहीं जानता कि इनका दुर्भाग्य है या मेरा सौभाग्य है। पर बस यही मस्ती सर। तो सही है। देखिए कोरोना की फिर बातें चलने लगी है, न्यूज चैनल्स हमें डरा रहे हैं कि कोरोना फिर आ रहा है। पर मुझे लगता है सर, कोरोना काल में अलग अलग लोग अलग अलग चीजों से पीड़ित थे। कोई मतलब अगर कहीं फंस गया तो अपने प्रियजनों से मिलने के लिए, आपने लॉकडाउन का दौर आपको याद होगा, अगर कोई कहीं फंस गया तो अपने प्रियजनों से मिलने के लिए तरस रहा था। कोई महिलाएं बाजार जाने को मिस कर रही थी। पर मेरे साथ कोरोना काल में ऐसी कोई समस्या नहीं थी। दरअसल लॉकडाउन में मैंने जो सबसे ज्यादा मिस किया वो किया दोपहर के वक्त ऑफिस कैंटीन के खाने को। मैं ऑफिस में नौकरी करता हूं और आपको कारण सहित बताता हूं कि ऑफिस कैंटीन के खाने को क्यों मिस किया। दरअसल मेरी लव मैरिज है, और चूंकि प्यार अंधा होता है, इसलिए शादी से पहले मैं ये चेक नहीं कर पाया मेरी पत्नी को खाना बनाना भी आता है या नहीं आता। और यकीन मानिए मेडिकल साइंस में जितने एक्सपेरिमेंट डॉक्टर लोग चूहों पर करते हैं खाने को लेकर, लगभग उतने एक्सपेरिमेंट मेरी वाइफ ने मुझ पर किए हैं। गजब। सर लॉकडाउन से पहले की बात है, मैं बाजार गया हुआ था, सामने पानीपुरी गोलगप्पे का ठेला था। मेरी पानीपुरी खाने की इच्छा हुई, पत्नी से कहा चलो पानीपुरी खाते हैं। उसने कहा बाहर की पानीपुरी इतनी हाइजीनिक नहीं होती, मैं तुम्हें घर पर अच्छी बना कर दे दूंगी, और बाहर क्यों पैसे लगा रहा है। मुझे उसका प्रस्ताव सही लगा। घर आए, पानीपुरी बनाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। उसने मुझे सामान की एक लंबी सी लिस्ट पकड़ा दी। पूरा 575 रुपए का सामान था।
20 रुपए बचाकर 575 रुपए लगाकर एक कवि होने के नाते मेरी आत्मा तक मुझे धिक्कार रही थी। खैर राज की बात तो उसने मुझे बाद में बताई। मैं सुनो जी, आज मैं आपके प्यार में पहली बार पानी पूरी बना रही हूं। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए ना, प्लीज माइंड मत करना, और यकीन मानिए उससे कोई ऊंच नहीं हुई। अरे अच्छा है। उस दिन उसके हाथ की बनी हुई पानी पूरी खाकर मेरे मन में ऑफिस कैंटीन के खाने के प्रति इज्जत और बढ़ गई। महिलाओं की एक शिकायत रहती है कि पति प्यार ज्यादा नहीं करते, पत्नी ज्यादा प्यार करती है। मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है। मैडम मुझे माफ करें, पर मैं आपको सच में बताना चाहता हूं, हम पति लोग बहुत मोहब्बत से भरे होते हैं, पर पत्नी मुझे माफ करे, पत्नियों में मोहब्बत नहीं देखी जाती। मैं पति और पत्नी की मोहब्बत का एक पंक्ति का अंतर पढ़ता हूं कि दुनिया में कोई भी पत्नी अपने पति की बहन से उतना प्यार नहीं करती जितनी दुनिया का कोई भी पति अपनी पत्नी की बहन से करता है। अच्छा, पत्नी की एक इच्छा रहती है कि घुमाने ले चलो, छुट्टी का दिन हो, कहीं आदमी चलो अपनी बची खुची सैलरी में से, इनकम में से घुमाने ले जाए, तो लेकर जाए क्या? समस्या ये है, अगर आप उसको सोचो कि मैं कहीं बीच किनारे ले जाऊं, समुद्र किनारे ले जाऊं, तो वो कहेगी टैनिंग हो जाती है। अगर आप उसको हिल स्टेशन पर ले जाने की सोचो तो वो कहेगी वोमिटिंग सेंसेशन होती है। अगर आप उसको बाजार में ले जाओ तो वो कहेगी कहाँ भीड़ भरी जगह ले आए, सुकून की जगह ले चलो। पर मैंने इसका समाधान निकाल लिया है, मैं उसको ले गया शमशान घाट। वो बोली शमशान घाट यहाँ क्यों लेकर आए हो? मैंने कहा पगली, लोग मरते हैं यहाँ आने के लिए। अच्छा है संजय भाई, गजब। अच्छा, घुमाने की बात चली तो साहब देखो, पत्नी के कहना घुमाने तो लेकर जाना ही पड़ता है। माथेरन मुंबई के पास एक हिल स्टेशन है माथेरन। आप भी जहाँ वहाँ नहीं गए हो तो जिस भी हिल स्टेशन पर गए हो वहाँ से अपनी बात कि पत्नी की इच्छा, या यूं कहिए उसके रूठने पर, सच्ची घटना पर आधारित एक कविता सुना रहा हूं साहब, कि पत्नी की इच्छा या यूं कहिए उसके रूठने पर, घर के बचे खुचे 2-4 बर्तन भी टूटने पर छुट्टी के दिन घूमने का कार्यक्रम बनाना ही पड़ा और पिछले इतवार को माथेरन जाना ही पड़ा। अपने 2 पहिया वाहन से गिरते पड़ते जैसे तैसे माथेरन पहुंचे। हर कदम 2 कदम पर एक आदमी आता, कमरा चाहिए क्या साहब ये चिल्लाता। नाना करते जब मैं थक गया था तो मेरे मुंह से सच में सच निकल गया था। मैंने कहा जिसे तुम गैर समझ रहे हो वो अपनी ही है। मैंने कहा जिसे तुम गैर समझ रहे हो वो अपनी ही है, और मुझे कमरा नहीं चाहिए क्योंकि साथ वाली मेरी पत्नी ही है। खबर जंगल में लगी आग की तरह फैल गई। फिर किसी की कमरा तक पूछने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि सभी जानते हैं शादीशुदा आदमी घर में ही कहां पत्नी से प्यार करता है, फिर बाहर पैसे खर्च करके करेगा। क्योंकि सभी जानते हैं शादीशुदा आदमी घर में ही कहां पत्नी से प्यार करता है, फिर बाहर पैसे खर्च करके करेगा। ऐसा बेवकूफ पति किसको कहां कौन मिलेगा? क्योंकि बात बेशक कड़वी हो पर सच्ची लगती है। पत्नी हो या नौकरी, हमेशा दूसरों की अच्छी लगती है। बढ़िया। खैर कुछ दूर आगे बढ़े, एक घोड़े वाले भैया मिले, बोले साहब माथेरन घुमा दें, झील हनीमून पॉइंट सब दिखा दें। मैंने कहा चार्ज कितना करोगे? उसने कहा 700 लगेंगे। मैंने कहा 700 तो दे दूंगा, पर तुम बाद में ये तो नहीं कहोगे 10 मिनट वहाँ रुके थे उसके अलग से लगेंगे, 15 मिनट वहाँ ज़्यादा रुके थे उसके अलग से देने होंगे। मेरी पत्नी ने पीछे से टोका, आदतन मुझे बोलने से रोका, बोली इतनी शर्तें क्यों खोल रहे हो? क्या खरीदा है ऐसा जो इतना तोल रहे हो? मैंने कहा आज किसी झांसे में नहीं आऊंगा, चुपचाप सुन, इस मोल भाव का कारण भी बताऊंगा। आज से ठीक 2 साल पहले छाती चौड़ी कर मैंने मेरे घर से तेरे घर तक घुड़सवारी की थी। आज से ठीक 2 साल पहले छाती चौड़ी कर मैंने मेरे घर से तेरे घर तक घुड़सवारी की थी, पर ना रेट तय हुआ था ना शर्तें खुली थी, इसलिए आज तक भुगतान करना पड़ रहा है, और कब तक भुगतना पड़ेगा कब पता चल रहा है। अच्छा, लोग कहते हैं कि ऊपर वाला जोड़ियां बनाता है, पर मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है साहब, कि गलत कहते हैं कि ऊपर वाला जोड़ियां बनाता है।
गलत कहते हैं लोग कि ऊपर वाला जोड़ियां बनाता है। अरे वो ईश्वर, वो अल्लाह कब किसी का बुरा चाहता है। और जो कोई इस हादसे से बचा हुआ हो, कोई कुंवारा अगर इस महफिल में बैठा हो, उसके लिए एक सलाह दे रहा हूं। इसलिए है भविष्य के पतियों, इसलिए है भविष्य के पतियों, इस कवि की सलाह मान लेना। इसलिए है भविष्य के पतियों, इस कवि की सलाह मान लेना। शादी बाद में करना, पहले शादी की सारी शर्तें जान लेना, पहले सारी शर्तें जान लेना। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ग्रेट ग्रेट। भैया थोड़ा समय बताते रहे, कहीं ऐसा ना हो मैं पेमेंट से ज्यादा पड़ जाऊं। जी अच्छा ओके जी। देखिए हरियाणा की बात कर रहे थे। हरियाणा में क्या ना, मेरा अधूरा परिचय दिया गया सर इस मंच पे। पंकज जी ने परिचय दिया था सर ने, तो सर ने जितना मैंने लिख कर दिया उतना दिया। उनकी इस ईमानदारी को मैं सलाम करता हूँ जी। पर मेरा अधूरा परिचय दिया गया। एक तो मेरा परिचय ये है कि मैं हरियाणा से हूँ, पर मेरा पूरा परिचय ये है मैं हरियाणा से तो हूँ, पर मैं हरियाणा में उसी सिरसा से हूँ जहाँ से परम पूजनीय संत गुरमीत राम रहीम थे। इससे आप मेरे चरित्र की ऊंचाई का अंदाजा लगा सकते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं गुरमीत राम रहीम ऐसा था वैसा था, अपने झूठे डेरे में ये करता था वो करता था, परंतु किसी भी अखबार ने, किसी भी न्यूज चैनल ने आपको ये नहीं बताया गुरमीत राम रहीम बाबा बनने से पहले काम क्या करता था। मैं सिरसा में रहा हूँ, मुझे पता है, आपको बताता हूँ। गुरमीत राम रहीम बाबा बनने से पहले हास्य कवि था। वो एक जगह परफॉर्म करने गया, अपनी कविताएं सुनाने गया, वहां आयोजकों ने पेमेंट कम दी तो हरियाणा सरकार का 10 साल बाद 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इसलिए राकेश जी आज ध्यान रखें, वरना इतिहास फिर दोहराया जा सकता है। अच्छा देखिए, पीछे अखबारों में हमने खबर पढ़ी कि संजय दत्त को अच्छे चाल चलन के कारण जेल से रिहा कर दिया गया, जल्दी रिहा कर दिया गया। तो यशदीप भाई मेरे से बोले, संजय भाई संजय दत्त को तो रिहा कर दिया गया, क्या आसाराम बापू जेल में भी नहीं मान रहे हैं? समझ में आइए तो एक बार आगे से पीछे तक जोरदार तालियां उठे। बहुत अच्छे संजय, वाह वाह भाई, गदर 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 काट दिया बस। अच्छा, हरियाणा के आदमी पर सर एक आरोप लगता है कि वो उल्टे जवाब देता है। वो पर मेरा ऐसा बिल्कुल भी नहीं मानना। मेरा मानना हरियाणा का आदमी उल्टे नहीं, प्रैक्टिकल जवाब देता है, व्यवहारिक जवाब देता है। किसी परिस्थिति में जो जवाब सबसे ज्यादा फिट वो देता है। हुआ ये, हरियाणा की लड़की मुंबई आई, बेस्ट की बस में बैठी, उसके बगल में एक लड़का आकर बैठा। लड़के ने देखा लड़की अकेली है तो छेड़ने के उद्देश्य से पूछ लिया, मैडम टाइम क्या हुआ है? और लड़की ने देखा लड़का फ्लर्ट करने के चक्कर में लड़की ने इग्नोर किया। लड़के ने फिर पूछा टाइम क्या हुआ है, लड़की ने फिर इग्नोर किया। लड़के ने जब चौथी बार पूछा तो जो उत्तर दिया वो हरियाणा की लड़की ही दे सकती थी। जैसे ही लड़के ने कहा मैडम टाइम क्या हुआ है, तो लड़की ने कहा 4 जूते पड़ने में 2 मिनट बाकी है। एक हरियाणा की कविता सुनाकर अपना स्थान लेता हूं कि हरियाणा के रामफल का इंटरव्यू चल रहा था। इंटरव्यू लेने वाला भी कमाल कर रहा था। पूछा पहला ही सवाल, मच गया बवाल। बोला बताओ रामफल, भैंस बड़ी की अकल। बताओ रामफल, भैंस बड़ी की अकल। कोई और होता तो अकल ही कहता, पर चूंकि आदमी हरियाणा से था, बोला साहब भैंस ही बड़ी होती अकल से। साहब बोले कह सकते हो तुम ऐसा कैसे, कोई कारण है तो बताओ, जरा विस्तार से समझाओ। रामफल बोला पहला कारण, भैंस दूध देती है, अकल दूध नहीं देती। पहला कारण, भैंस दूध देती है, अकल दूध नहीं देती। उसी दूध को पीकर हम बड़े होते हैं, हम बड़े होते हैं तो हमारी अकल भी बड़ी होती है। मतलब भैंस का दूध पीने से अकल बड़ी होती है, इसलिए भैंस अकल से बड़ी होती है। दूसरा कारण, हम अकल को सिर पर लेकर चलते हैं, पर क्या आप भैंस को सिर पर रख सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि भैंस अकल से बड़ी होती है। तीसरा और अंतिम कारण, कुछ अकल तो भैंस में अपनी भी होती है। कुछ अकल तो भैंस में अपनी भी होती है, इसलिए पूरी की पूरी भैंस अकल से यकीनन बड़ी होती है। साहब गुस्से में चिल्लाए, ये फालतू के लॉजिक मत गिनवाओ, कोई ढंग की बात है तो बताओ। रामफल बोला देखिए सर, मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, कवि का किसी जाति, पार्टी, धर्म या राजनीति से कोई वास्ता नहीं होता। वो तो जो देखता है वही लिखता है। 70 साल की इस देश की आजादी के बावजूद देश में बढ़ती हुई आर्थिक विषमता और सामाजिक विसंगतियां जब देखते तब कहीं लिखना पड़ता है। रामफल बोला जिस देश में राष्ट्रीय आपदा के समय भी की जाती हो राजनीति,
कोविड के समय हमने देखा सर कितनी राजनीति हुई, कि जिस देश में राष्ट्रीय आपदा के समय भी की जाती हो राजनीति, जहां आरोपी का समर्थन होगा या विरोध ये तय करती हो उसकी जाति, जहां नेता सत्ता सुख के लिए पल भर में पार्टी बदल लेते हैं, जहां नेता सत्ता सुख के लिए पल भर में पार्टी बदल लेते हैं, सवाल किससे पूछिएगा साहब, सवाल पूछने वाले को देशद्रोही घोषित कर देते हैं। वाह वाह वाह। और जिस देश में सर अंतिम पंक्ति इस कविता की पढ़ रहा हूं कि जिस देश में राष्ट्रीय आपदा के समय भी की जाती हो राजनीति, जहां आरोपी का समर्थन होगा या विरोध ये तय करती हो उसकी जाति, जहां नेता सत्ता सुख के लिए पल भर में पार्टी बदल लेते हैं, सवाल किससे पूछेगा साहब, सवाल पूछने वाले को देशद्रोही घोषित कर देते हैं। जिस देश में शेल्टर होम तक से बच्चियों के चीखों की आवाज सुनाई देती है, उस देश में यकीनन भैंस अकल से बड़ी दिखाई देती है, उस देश में यह शकल से यकीनन बड़ी दिखाई देती है।